चलिए स्टूडेंट्स, अब जो टेंस हम सीखेंगे उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब वही चार्ट हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। हर स्टेटमेंट सबसे पहले अफर्मेटिव होती है, अफर्मेटिव के बाद दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव और लास्ट होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ओके, उसके बाद से आपने सब्जेक्ट सीखे हैं। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या क्या आता है? सिंगुलर में आता है ही, शी, इट और किसी का नाम, इनको हम सिंगुलर कहते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें आता है आई, वी और दे। तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने से बहुत चेंज होता है, क्योंकि जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में आता है सिंगुलर के साथ में हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लूरल के साथ में आता है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ों को याद रखना बड़ा आसान है। जैसे जब बात कंटिन्यूअस की हो, कंटिन्यूअस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी ही आएगी। इसी तरह परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। बस चेंज ये है कि सिंगुलर में हैज़ के साथ और प्लूरल में हैव के साथ। चलिए ज़रा आपके पैटर्न रेडी करते हैं हम, कि हमने जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिखा है उनके पैटर्न कैसे बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद से मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, उसी के हिसाब से आपका हैज़ और हैव डिसाइड हो जाएगा। ये हमने देखो अभी ऊपर पढ़ा कि सिंगुलर के साथ हैव, प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ में हैव। फिर बात आती है जब मेन वर्ब की। मैंने ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो भी सीरीज लिखी है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताई है आपको कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गए हैज़, हैव। मेन वर्ब में हम ले लेते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को, और उसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट। एंड द एग्जाम्पल इज राम हैज डन हिज वर्क। चूंकि राम आपका सिंगुलर है तो लगा हैज, लेकिन अगर राम की जगह पे लिख दिया जाए यू तो आएगा हैव, यू हैव डन योर वर्क। ओके, ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई? अफर्मेटिव हो गई। अगर हम इसको नेगेटिव में बदलना चाहें, अगर हम इसी बात को नेगेटिव में लेना चाहें तो हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए? हमारा पैटर्न होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, इसी को अगर नेगेटिव हम करना चाहें तो क्या हो जाएगा? राम हैज नॉट डन हिज वर्क। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल हमारी क्या हो जाएगी? यू हैव नॉट डन योर वर्क। ये आपका नेगेटिव बन गया। चलिए अब इसी को इंट्रोगेटिव पैटर्न में बदलना पॉसिबल है क्या हमारे लिए? क्या हमको स्ट्रक्चर याद है कि हम इसको इंट्रोगेटिव में बदल पाएं? बट ऑब्वियस हमें स्ट्रक्चर याद है। हमने स्ट्रक्चर में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को यानी कि हैज़ और हैव को शुरुआत में ले लेना है। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
देखो बहुत आसान है, इसे याद रखना, इट्स नॉट दैट मच बिग डील। जब भी आपको इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक स्टेटमेंट बनानी है, आपको उस स्टेटमेंट में अपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आना है, स्टेटमेंट की बिगिनिंग में रख देना है और सब्जेक्ट को उसके बाद रखना है। जैसे राम हमारा सब्जेक्ट है, हैज उसकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसी को इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो हैज को हम बाहर ले लेंगे, हैज राम डन हिज वर्क क्वेश्चन मार्क, और इसी को नेगेटिव करना है तो क्या करना है, बस हैज राम नॉट डन हिज वर्क। देखो कितना आसान है, हैज राम डन हिज वर्क एंड हैज राम नॉट डन हिज वर्क। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, विजिबिलिटी कम है, तो हम इसको फिर से लिखते हैं, हैज राम नॉट डन हिज वर्क, और साथ में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो देखो याद रखना बहुत आसान है, जब बात हो परफेक्ट की तो थर्ड फॉर्म ने आना ही आना है, क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म के हम परफेक्ट नहीं दिखा सकते। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो थर्ड फॉर्म को हैज के साथ रखिए, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो थर्ड फॉर्म को हैव के साथ रखिए। आपके स्टेटमेंट में अफर्मेटिव पैटर्न चल रहा है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अफर्मेटिव स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव पैटर्न हो तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आपकी कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। उसको नेगेटिव में बदलना हो तो आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट एडजस्ट कर दो, और अगर उसको इंट्रोडक्शन में इंट्रोगेटिव में ले जाना हो तो अपने हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में ले आओ। सारा पैटर्न सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से बदल रहा है। हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने का मतलब है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की लोकेशन चेंज होने से बदल रहा है। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, आप देख सकते हो, आपने सिर्फ हैज और हैव की लोकेशन बदली है। नाउ लेट्स मूव टू द यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम। चलिए अब हमको सीखना है यूसेज। जैसे कि अब तक हम हर टेंस का यूसेज सीखते आए हैं, हमको इसका भी यूसेज सीखना है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहला यूज, इट शोज पोजेशन। पोजेशन समझते हैं ना आप क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज पे दावेदारी दिखाना कि ये मेरी है या मेरे पास है। जैसे मेरे पास मार्कर है, ये मेरा है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, आई हैव ए मार्कर, फुल स्टॉप। अब चूंकि आई प्लूरल था तो हैव लगा, लेकिन अगर आई की जगह पे कोई और वर्ड होता, जैसे कि गीता, गीता एक ही लड़की है तो गीता हैज ए न्यू पेन। तो कोई चीज आपके या किसी के पास होती है उसे पोजेशन कहते हैं। पोजेशन को दिखाने के लिए लैंग्वेज प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करती है। इसके बाद आता है इसका दूसरा यूसेजेस, जिसमें हम कहते हैं, ये एक्सप्लेन करता है रिसेंटली फिनिश्ड एक्टिविटीज। जो एक्टिविटी अभी हाल फिलहाल में खत्म हुई है उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के पहले अभी तो मैंने आपको कंटिन्यूअस पढ़ाया, अभी पढ़ाया ना, रिसेंटली फिनिश्ड है, तो रिसेंटली फिनिश्ड एक्टिविटीज को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। जैसे आई हैव डन माई वर्क जस्ट नाउ। मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ जस्ट लिख लीजिए, आई हैव डन माई वर्क जस्ट, या फिर इसके पैटर्न को हम थोड़ा और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। जस्ट लास्ट में चला गया तो वो एडवर्बियल क्लोज का हिस्सा हो जाएगा, और वो क्लोज मुझे लगता है जब तक हम प्रैक्टिस सेशन में नहीं जाते आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो हम इसको थोड़ा आसानी से लिखते हैं कि आप समझ पाएँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा माई brother has just finished his graduation।
तो अगर आप मुझे पूछते हैं कि मैडम आपके ब्रदर क्या करते हैं, तो मैंने क्या कहा कि अभी उसने अपनी ग्रेजुएशन फिनिश की है, मतलब इसी साल उसका रिजल्ट मार्च अप्रैल में आया है। ग्रेजुएशन का रिजल्ट मार्च अप्रैल अराउंड ही आता है। तो जस्ट फिनिश्ड एक्टिविटी, तो जो एक्टिविटीज हाल फिलहाल में हुई होती हैं उनको हम कैसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाते हैं, ये पोजेशन दिखाता है। दो एक्टिविटीज हो गई। अब मैं फर्स्ट टाइटल डिलीट करके नीचे वाले टाइटल को मेंटेन रख रही हूं, क्योंकि आपने थर्ड टाइटल सेकंड टाइटल से ही थर्ड टाइटल को समझना है। देखिए इधर लिखा है रिसेंटली फिनिश्ड एक्टिविटीज, ओके। इधर लिखा है एक्टिविटी ऑफ पास्ट बट its impact is still visible। देखिए अब दोनों में अंतर है। यहां हमने लिखा एक्टिविटी खत्म हो गई, यहां पे हमने क्या लिखा, एक्टिविटी तो पास्ट की है लेकिन उसका असर आज भी अभी भी देखा जा सकता है। जैसे Science has blessed us with many inventions। अब देखिए जितनी भी हमारी चीज़ में मिरेकल्स हैं, हमारी लाइफ में मिरेकल्स हैं, हमारे पास में फ़ोन है, मैं वाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ। देयर वॉज अ टाइम जब लोग दीवारों पे कोयले से लिखते थे, फिर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आई। इफ़ आई एम नॉट दैट मच बैड इन हिस्ट्री, तो ह्यूमन की स्कल पे भी लिखा जाता था, स्किन पे लिखते थे। फिर थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा, पेज बना, जैसे जैसे पन्ने बने पेड़ से, फिर किसी ने बोर्ड को इन्वेंट किया होगा। तो हमारी लाइफ में हर रोज़ साइंस कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देती रहती है। एक्टिविटी साइंस ने कब से कर दी, लेकिन रिजल्ट आज तक देखा जा रहा है। मोबाइल फ़ोन कब से ढूंढ दिया, राइट ब्रदर्स ने जो एरोप्लेन था कब से हमें इन्वेंट करके दे दिया, लेकिन आज भी हम उसका अपनी लाइफ पे इम्पैक्ट देखते हैं, हम उससे ट्रेवलिंग करते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में हो गई और आज भी उसके जो हमारी लाइफ पे हैं असर दिखते हैं, उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखते हैं। जैसे हमने लिखा मैन हैज रीच्ड द मून। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले चांद पे मिस्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, उनके बाद भी बहुत सारे लोग गए, आज तक जा रहे हैं और जाते ही रहेंगे। तो सबसे पहले जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये एक्टिविटी की थी वो पास्ट में हो गई, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है आज भी देखा जा रहा है। उन्होंने एक बार रास्ता खोल दिया, उनके बाद आज तक लोग चांद पे जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ पास्ट बट इट्स इम्पैक्ट इज स्टिल विजिबल। लास्ट में आपको याद रखना है देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनके साथ में हमेशा ही परफेक्ट टेंस आता है। वर्ड्स लाइक यहाँ पे थोड़ा सा डी का फॉर्मेशन करेक्ट करते हैं हम। वर्ड्स लाइक, कौन कौन से वर्ड्स हैं? सो फार, रिसेंटली, करंटली, टिल नाउ, येट, एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में हमेशा ही आपको प्रेजेंट परफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव नॉट रिसीव्ड माई ऑफर लेटर येट। ये देखिए मैंने येट चला दिया और मैंने स्टेटमेंट को किस में लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है। उसके अलावा मैं एक एग्जांपल और क्या लिख सकते हैं? He has not come so far, वो अभी तक भी नहीं आया है। तो वर्ड्स लाइक so far, recently, currently, till now, yet,
ऐसे वर्ड्स के साथ में हमेशा ही परफेक्ट आता है। तो अब हमने परफेक्ट में क्या क्या सीखा? सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ लिखा जाएगा, प्लूरल हो तो हैव लिखा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर हमने इसके यूसेजेस में सबसे पहले सीखा ये पोजेशन दिखाता है, जब हम किसी चीज़ पे क्लेम करते हैं कि ये मेरी है या मेरे पास ऐसा कुछ है या कोई भी करे, वो परफेक्ट से लिखा जाता है। फिर हमने क्या सीखा? रिसेंटली फिनिश्ड एक्टिविटी, जो एक्टिविटी अभी कहीं अभी आसपास हुई है उसको परफेक्ट में लिखते हैं, और इसके ऑपोजिट एक्टिविटी पास्ट में हो गई पर इम्पैक्ट आज तक विजिबल है, उसको भी परफेक्ट में लिखा जाता है। फिर ये कुछ वर्ड्स आपको लिख के दिए मैंने, इनके साथ हमेशा परफेक्ट आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट के यूनिट में लास्ट है और उसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने प्रेजेंट पढ़ लिया, हमने सिंपल कर लिया, कंटिन्यूअस कर लिया, परफेक्ट कर लिया, और अब जो हम टेंस कर रहे हैं ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आप परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए याद रखेंगे इट इज ए ब्लेंड ऑफ। ब्लेंड का मीनिंग क्या होता है? मिक्सचर होता है। ये ब्लेंड होता है किस किस का? परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का। मतलब अब आपको इसमें दो टेंसेस चलाने हैं, एक आपको परफेक्ट चलाना है और एक आपको कंटिन्यूअस चलाना है, क्योंकि ये दोनों टेंसेस का जो है ब्लेंड है। अब चलिए, हमने जब टेंस की शुरुआत करी थी मैंने आपको लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बताया था, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज बताया था ना। उसमें हमने क्या लिखा था? उसमें हमने सीखा था कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को फॉलो करके किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करती है। तो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ओके, फिर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, और फिर होता है आपका ऑब्जेक्ट। ये हमने चैप्टर की शुरुआत में ही सीख लिया था कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने इन दोनों टेंसेस के ब्लेंड को इस स्ट्रक्चर में एडजस्ट कर देना है। तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को ही रखिए। उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आता है ना, हेल्पिंग वर्ब हमने अगेन आई एम रिपीटिंग चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था। ये हमारे सहायक क्रियाएं होती हैं जो हमें टाइम का इंडिकेशन देती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किसी एक टेंस में एक ही बार हेल्पिंग वर्ब आ सकता है और एक ही बार मेन वर्ब आ सकता है। तो अब इस टेंस का नाम देखिए, इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आपको याद दिला दूं, अगर हम टेंस की सीरीज के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे पहले आता है सिंपल, फिर आता है कंटिन्यूअस, फिर आता है परफेक्ट। मतलब टेंस की सीरीज के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस नंबर 2 पे आता है और परफेक्ट नंबर 3 पे आता है। लेकिन इन टेंस के नाम के हिसाब से ये दोनों स्वाइप हो गए हैं, परफेक्ट पहले आ गया है और कंटिन्यूअस बाद में चला गया है। तो पहले कौन है? परफेक्ट है। तो आप हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट से ले लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज और हैव। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बोला है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ आपको लिख के दिया है कि ये दो टेंसेस का ब्लेंड होता है, तो ब्लेंड में आपको दोनों टेंसेस को चलाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने किससे ले लिए? हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट परफेक्ट के ले लिए। उसके बाद से बारी आती है मेन वर्ब की। तो दूसरा टेंस कौन सा है हमारा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मेन वर्ब कौन होता है? V4, जिसको मैंने आपको याद करवाया था कि आप V1 + ing बोलते हैं, लैंग्वेज उसको V4 भी बोलती है। उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब दिक्कत यहाँ पे है कि हैज हैव V4 के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हैज हैव को तो V3 चाहिए होती है, V3 चाहिए होती है ना, और V4 कंटिन्यूएशन दिखाता है। तो V4 अपनी जगह पे सही है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, क्योंकि इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो V4 ने तो कंटिन्यूटी दिखा देनी है। दिक्कत हैज हैव को है, क्योंकि ये V4 के साथ नहीं V3 के साथ चलते हैं। तो हैज हैव और V4 के बीच में ब्रिज बनाने के लिए लैंग्वेज यूज करती है बीन को। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई बीन?
इसलिए क्योंकि बीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर इसका नाम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, या हम ये कहें कि अगर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो आप देखिए हैज हैव को क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये हैज हैव का यहां से लेके यहां तक का हैज हैव वाला फॉर्मूला पूरा हो गया, हैज हैव प्लस V3, और कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, V4 चाहिए। यहां तक हमारा कंटिन्यूटी का पार्ट हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें पेपर में पता कैसे चलेगा कि हम परफेक्ट नहीं, कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस चला रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? हमने एक टेंस प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा है, हमने एक टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ा है। तो हम पेपर में कैसे आइडिया लगाएंगे कि लैंग्वेज हमसे परफेक्ट नहीं पूछ रही है, कंटिन्यूअस नहीं पूछ रही है, बल्कि उन दोनों का मिक्सचर बना के परफेक्ट कंटिन्यूअस पूछ रही है। तो बहुत आसान है, आपको परेशान नहीं होना। जब लैंग्वेज आपसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात करेगी तो लैंग्वेज अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके उसमें टाइम ऐड कर देगी। देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में ही मैंने टाइम ऐड किया है, तो लैंग्वेज अपने स्ट्रक्चर में टाइम को ऐड कर देगी। नाउ व्हेन इट कम्स टू टाइम, टाइम कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. One is accurate and the other is irregular. समझने की कोशिश कीजिए। एक्यूरेट का मतलब होता है जब टाइम की नब्ज पकड़ी जा सकती है। जैसे मैं बोलूं 4 घंटे, तो 24 घंटों में से कौन से 4 घंटे, लेकिन पिछले 4 घंटे तो आप फटाफट से देखेंगे टाइम, ओके 10 बजे हैं, मतलब मैडम 6 बजे की बात कर रही हैं। क्लियर? अगर मैं बोलूं बहुत दिनों से बुखार नहीं उतर रहा, तो बहुत दिन मतलब कितने दिन, लेकिन पिछले 4 दिनों से बुखार नहीं उतर रहा, पिछले 2 हफ्ते से पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर एक्यूरेसी पकड़ लेगा कि 2 हफ्ते मतलब क्या। अगर अंदाजे से हम चले कि आज 14 है, तो मतलब 1 तारीख से दर्द हो रही है आपको पेट में। गेटिंग? तो जब टाइम एक्यूरेट हो, आप नब्ज पकड़ सको, घड़ी से कैलेंडर से टैली कर सको, तो उस टाइम को कहते हैं सेंस। लेकिन अगर आपका टाइम इरेगुलर हो तो हम कहेंगे फॉर। तो इसमें ऑब्जेक्ट के बाद ऐड हो जाएगा सेंस या फिर फॉर। ये ऑब्जेक्ट के बाद ऐड नहीं होता, ये होता ऑब्जेक्ट के पहले ही है, बट चूंकि हमने टाइम को एंड में लिखा है तो मैंने यहाँ पे आपको मार्जिन दे दिया कि आपको इस फॉर्मूला में सेंस और फॉर को ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, माई मदर। चलो अब आपने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव सीखा है कि हैज सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है। तो मदर क्या है? एक वचन है, तो माई मदर हैज, साथ में लगेगा बीन। माई मदर हैज बीन वेटिंग फॉर मी। मेरी मम्मी मेरे लिए वेट कर रही हैं। कब से? सिंस 4 years। तो मेरी मम्मी 4 सालों से मेरा इंतज़ार कर रही हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं 2018 की, है ना? हम 2018 में हैं, तो कौन से 4 साल? 2001 से अगर काउंट करें तो वी आर इन द 18th ईयर ऑफ द सेंचुरी। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए अगर आपको सिंस लगाना है। तो माई मदर हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस लास्ट 4 years। अब कभी कभी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेरी आती है कि मैडम मॉर्निंग के आगे सिंस लगता है, लेकिन हम उसके आगे तो लास्ट नहीं लगाते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई हैव बीन ट्राइंग टू बेक ए केक सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे लास्ट की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक दिन में 4 पहर होते हैं, मॉर्निंग, नून, इवनिंग और नाइट, और हर पहर का अपना टाइम फिक्स है। 24 आवर्स का सर्कल जो होता है वो पहरों में बदला हुआ है ना, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, देन लेट नाइट, देन मिड नाइट, देन अर्ली मॉर्निंग, देन फिर मॉर्निंग। तो 24 आवर्स इसी में रोटेट हो जाते हैं। हर पहर को, हर सेगमेंट को फिक्स आवर्स मिले हुए हैं। तो आप अगर यहाँ पे लास्ट नहीं भी लिखते हैं तब भी फिक्स है कि मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आउट ऑफ 24 आवर्स, यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली मॉर्निंग टाइम। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हमने सीखा ये दो टेंसेस का ब्लेंड होता है। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया कि हेल्पिंग वर्ब में हम परफेक्ट को लेंगे और मेन वर्ब में हम कंटिन्यूअस को देंगे, और उसमें हमने ब्रिज बनाया इस बीन से, और मैंने आपको समझाया बीन इसलिए लिया है क्योंकि बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बीन के लगते ही परफेक्ट वाला पार्ट भी पूरा हो गया, हैज़ हैव को थर्ड फॉर्म मिल गई और V4 ने कंटिन्यूटी का काम कर दिया। फिर हमने डिस्कस किया कि हम पेपर में कैसे जज करेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चला रहे हैं। तो मैंने उसके लिए आपको बताया कि यहाँ पे टाइम दिया होगा, अगर आप टाइम घड़ी से कैलेंडर से कंफर्म कर सकते हैं, एक्यूरेसी निकाल सकते हैं तो आप सेंस लगाएंगे, और उसके अलावा अगर एक्यूरेसी नहीं है तो फॉर लगाएंगे। उसके बाद हमने दो एग्जाम्पल्स ली। नाउ लेट्स मूव कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। अब बारी आती है हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज कहाँ कहाँ पे करना है। एक यूसेज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन में बात किया था कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं। इसको हम यूज करते हैं फॉर दोज एक्शंस कि कहाँ पे, फॉर दोज एक्शंस started in the past and still going on। ऐसे एक्शन जो पहले से पास्ट में शुरू हो चुके हैं और अभी तक चल रहे हैं। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेरी मदर 4 साल से मेरी वेट कर रही है, तो 4 साल मतलब इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 2014 तो 2014 तो पास्ट ही हो गया ना। तो पास्ट से वेट कर रही है 4 साल पहले से और अभी तक करी जा रही है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो गया है और अभी तक चल रहा है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, They are living here for a decade। डेकेड का मीनिंग आई होप आप सबको पता है। डेकेड का मीनिंग होता है 10 साल। अब देखो मैंने यहाँ पे फॉर क्यों लगाया है, फिर से दोहरा रही हूँ ताकि पेपर में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। डेकेड के आगे फॉर इसलिए लगाया क्योंकि 10 साल, कौन से 10 साल, अगेन अगर हम 2001 से भी आइडिया ले तो 18 ईयर्स हो गए हैं। कौन से 10 साल, 18 सालों में से कौन से 10 साल निकालूं। ओके 2005 से 15 भी 10 साल होते हैं, 1 से 10 भी 10 साल होते हैं, 2 से 12 भी 10 साल होते हैं। कैसे पता करेंगे कौन से 10 साल हैं, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर। लेकिन अगर लास्ट लिखा होता तो हम यहाँ पे फॉर की जगह पे सिंस लगा देते, क्योंकि फिर हम पता कर लेते कि लास्ट 10 ईयर्स है मतलब हम 18 में हैं तो वो 2008 से रह रहे हैं। गेटिंग। तो इसका पहला पॉइंट आपको क्लियर है, क्योंकि हम बहुत देर से इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये उन एक्शंस के लिए आता है जो पास्ट में स्टार्ट होके अभी तक चल रहे हैं। इसका दूसरा यूज होता है रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस का मतलब होता है वो काम जो आप बार बार करते हो और उसके बारे में कोई आपको इन्फॉर्म करता है या आप किसी को इन्फॉर्म करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, राधा इज इन ट्रबल बिकॉज शी हैज बीन वेस्टिंग हर टाइम। तो आज राधा मुसीबत में है, क्यों है? क्योंकि वो अपने टाइम को लगातार बर्बाद करती गई। ना उसने पढ़ाई की, ना उसने कहीं कुछ सीखा, कुछ नहीं आता उसको। अब वो प्रॉब्लम में है, क्यों? ना कुछ आता है ना वो कुछ कर सकती है। तो आप इसको और बेहतरीन बनाने के लिए लिख सकते हो, राधा इज इन अ फाइनेंशियल ट्रबल। फाइनेंशियल ट्रबल में है मतलब उसने अपना टाइम वेस्ट किया, उसने कोई स्किल अर्न ही नहीं की। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखें, आई हैव बीन आस्किंग राम टू क्विट स्मोकिंग। मैं राम को क्या कह रही हूँ? मैं राम को बार बार ये कह रही हूँ कि राम स्मोकिंग करना छोड़ दो, मत किया करो। तो रिपीटेड एक्शन है ना, बार बार एक ही बात कह रही हूँ। तो आपको याद रखना है
कि आपके वो एक्शन जो समय में कहीं पास्ट में शुरू हुए हैं, यहाँ बेटा पास्ट का मतलब 10-20 साल का बैक नहीं है। अगर मैं अभी अगर आपसे बात कर रही हूँ तो सपोज करते हैं कि इस समय मेरे यहाँ पे दोपहर है, तो मैंने जो काम सुबह शुरू किया था अभी तक करी जा रही हूँ, तो सुबह तो मेरे लिए पास्ट हो गई ना, तो लंबा चौड़ा समय गैप नहीं है। अगर 2-3 घंटों का गैप भी आता है तो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होता है। तो आप याद रखेंगे इसमें आपका काम जो है पास्ट में स्टार्ट होके अभी तक कंटिन्यू होता है, उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। और एक्शन जो आप बार बार दोहराते हो उनको भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या सीखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या सीखा, उन सबको मिला के हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द पास्ट कि पास्ट हमारे लिए क्या लेके आता है और पास्ट में हम क्या सीख सकते हैं।